दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत बहुत स्वागत है। और एक और मंच जो आप सभी का है जिसका नाम द गुजरात रिपोर्ट है, उस पर भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं इस वक्त रात के 2:26 हुए हैं शुरू करते हुए, जिसको आप देखेंगे 25 तारीख की सुबह 9 बजे। ये बात करना इसलिए जरूरी था आप तक इस बात को पहुंचाना जरूरी था, तो हमने सोचा कि शायद देर से सोना हुआ तो फिर शायद जल्दी जाग न पाए, उठ न पाए, तो आप तक ये बात पहुंचा ना पाए, इसलिए अभी से इसको, हालांकि लाइव आना चाहते थे लेकिन लगा कि शायद उठ नहीं पाएंगे, तो अभी हमने कहा रात को ही, देर रात को इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि बात आप तक पहुंच पाए। आपको याद होगा दिल्ली में 2012 में एक युवती, जिसको कि फिर निर्भया का नाम दिया गया, उस पर चलती बस में बताया जा रहा है कि डीटीसी की बस में कुछ नराधमों के द्वारा दुष्कर्म किया गया। वो युवती थी और एक ऐसी ही घटना एक बच्ची के ऊपर गुजरात में हुई, जो कि सिर्फ 10 साल की थी। फर्क इतना था कि वहां 4-5 नराधम थे, यहां पे एक ही था। 10 साल की बच्ची, जो कि मूलतः झारखंड के रहने वाले परिवार की बेटी थी, और क्योंकि वहां से रोजी रोटी के लिए लोग आते हैं गुजरात में, तो वो झगड़िया जो इलाका है हमारा, वहां पे जो इंडस्ट्रियल एक बेल्ट है, वहां पे उसका परिवार जो है वो मजदूरी वगैरह कुछ करता था और अपने परिवार का पोषण उसका पिता किया करता था। उसी के आसपास में रहने वाला एक उसका पड़ोसी ने उसकी हवस को, मतलब हवस का जो भेड़िया था वो उस तरह से बेकाबू हो चुका था उस आदमी का, कि उस 10 साल की बच्ची के ऊपर उसने बलात्कार किया। सिर्फ बलात्कार नहीं किया, उसके गुप्तांग में उसने जो है वो लोहे का सरिया डाला। ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है, बड़ी घृणा जो है वो उत्पन्न होती है, दुख और दर्द सब कुछ होता है, लेकिन ये हुआ है ये बताना भी जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं आपको। ये सब करने के बाद उसको काट भी लेता है, और उसके बाद जो है उसको बताया जाता है कि चाकू से भी वार करता है, और उसको मरने के लिए छोड़ के वहां से भाग जाता है। वो बच्ची 8 दिन तक जो है वो अस्पताल में तड़पती हुई, प्रतिपल प्रतिक्षण मौत का, मृत्यु का साक्षात्कार करती हुई, वो 8 दिन तक जो है वो जीवित रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद वो हार जाती है और वो अपना देह छोड़ देती है। और ये घटना जब हुई, उस बच्ची की मौत हुई, उसके चंद ही घंटों के बाद एक और नराधम, एक और हवस का भेड़िया 72 साल की एक वृद्धा के साथ दुष्कर्म करता है। और वो उसी अपराध के तहत जेल में था। वो लड़का, वो छूटता है, वापस आके तुरंत ये अपराध करता है 72 साल की वृद्धा के साथ। और फिर उसको, पुलिस को जो है पकड़ने के लिए जो है दिन रात, मतलब पकड़ा तो तुरंत गया, लेकिन फिर जमीन आसमान एक करने पड़ते हैं, फिर वो पकड़ा जाता है। सवाल ये है कि ये सब हमारे गुजरात में हो रहा है, और उसी इलाके में एक के बाद एक दो घटनाएं ऐसी झगड़िया क्षेत्र में। तब ये सवाल उठता है कि ये हो क्या रहा है। अब आप वैसे कोई ये भी कह सकता है कि भाई ये तो देश में हर जगह हो रहा है, हो सकता है ये हो रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि हमारे गुजरात में तो ये नहीं होता था, है ना। हमारे गुजरात में ये जो माहौल बना है, ये जो वैशी दरिंदे जो बेखौफ घूम रहे हैं, सूरत में कोई लड़का जो है खुलेआम बीच बाजार में
ट्यूशन से निकली और घर पे जाती हुई लड़कियों की छाती पे हाथ डाल देता है। ये तो पहले नहीं होता था। कोई बीच बाजार में जो है वो किसी भी लड़की या किसी की महिला की जो है वो किसी के खौफ के बगैर उसको टीज कर देता है, उसकी इज्जत पे हाथ डालता है। ये तो पहले नहीं होता था हमारे यहाँ, अब ये हो रहा है। वो जो वो जो लड़की जिसने संघर्ष किया, मैं हम यहाँ की गुजरात की निर्भया कहते हैं। दोनों केस में बहुत सिमिलैरिटी है, मैं आपको बता दूं। दोनों जो केसेस हैं उसमें बहुत सिमिलैरिटी है। वो जो निर्भया थी दिल्ली की, वो उनके उसके साथ जो ये दुष्कर्म और ये जो हादसा हुआ, वो भी 16 दिसंबर ही था। वो तारीख 2012 के दिन, 2012 के 16 दिसंबर के दिन उनके उस निर्भया के साथ ये कुकर्म हुआ था। ये जो 10 साल की बच्ची, छोटी बच्ची, मासूम बच्ची, उसके साथ भी जो ये दुष्कर्म हुआ, वो तारीख भी 16 दिसंबर थी। निर्भया जो दिल्ली वाला केस है उसमें भी बलात्कार से पहले उसके सर पर जो है वो प्रहार किया गया था, हमला किया गया था। यहाँ इस 10 साल की बच्ची के साथ भी पहले वही हुआ। वो जो दिल्ली की निर्भया थी, उसके गुप्तांग में भी लोहे का सरिया जो है वो डाला गया था, बड़ी बेरहमी से। ये जो 10 साल की बच्ची है उसके साथ भी वही हुआ, उसके साथ भी वही किया गया। वो जो दिल्ली की निर्भया थी हमारी बेटी, उसको भी लहूलुहान हालात में उसको फेंक दिया गया था। ये जो हमारी गुजरात की बच्ची 10 साल की थी, उसके साथ भी यही हुआ, उसको लहूलुहान करके उसको फेंक दिया गया। उसकी भी हालत गंभीर थी, इसकी भी हालत बहुत गंभीर थी। उसने भी जो है वो अपने पिता से भावुक होकर जो है अपनी बात करने की कोशिश की थी। इस लड़की ने भी, 10 साल की बच्ची ने भी वही करने की कोशिश की थी। निर्भया को एयरलिफ्ट करके जो है वो बाहर इलाज के लिए ले जाया गया था। इसको भी एयरलिफ्ट करने की कोशिश की गई थी झारखंड की सरकार के द्वारा। उनकी जो मंत्री थी वो आई भी थी, 4 लाख रुपए की सहायता दी थी। लेकिन गुजरात की हमारी जो सामाजिक न्याय और अधिकार की जो मंत्री हैं, भानुबेन बाबरिया, उन्होंने इस तरह की कोई भी जो रिक्वेस्ट है उसको मानने से इनकार कर दिया। इसलिए वो उसका इलाज ये लड़की का बड़ौदा की हॉस्पिटल में हुआ। वो एयरलिफ्ट न हो कर पाए उसको, और वो यहाँ से हमारे गुजरात से वो झारखंड नहीं जा सकी। वो जो युवती थी निर्भया नाम की, जिसके साथ जिसको निर्भया नाम दिया गया था, दिल्ली की 2012 का जो किस्सा, वो भी अपने परिवार के लिए ही कामकाज करती थी, नौकरी करती थी। ये 10 साल की बच्ची, आप यकीन नहीं करेंगे, ये परिवार बड़ा आर्थिक रूप से जो है वो बड़ी अति सामान्य गरीब स्थिति में था। तो ये 10 साल की बच्ची भी अपने परिवार के लिए, वो जो गुजराती में इसको भंगार कहते हैं, मतलब कि जो वो सब चीजें होती हैं, रद्दी वाली सब चीजें होती है, उसको इकट्ठा करती थी। ये सरिया जो है लोहे का, इसके जो गुप्तांग में डाला गया, वो उसकी अंतड़ियों को इतना उसने डैमेज कर दिया कि 2 बार उसकी हालत बहुत नाजुक हुई, कार्डियक अरेस्ट भी हुआ, वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी। और आखिर में उसने अपनी इस मौत के सामने जो लड़ाई लड़ रही थी उसमें उसने हार मानना पड़ा और अपनी जान से हाथ धो बैठी। इस मामले में सवाल ये उठता है, 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तो आप सबको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी भगिनी संस्थाएं थी, उन्होंने जो प्रदर्शन और जो जो एजिटेशन किया, उस समय की यूपीए सरकार की नाक में दम करके रख दिया। वो होना भी चाहिए था, सही था, वो गलत नहीं था। लेकिन आज वही पार्टी जो है वो सत्ता में बैठी हुई है और बिल्कुल निर्लजता से, एक तरह से कहें तो बेशर्मी से, बेहयाई से वो चुपचाप देख रही है। इस बारे में ना कोई निवेदन है, आप एजिटेशन तो छोड़ दीजिए, एक सहानुभूतिपूर्ण निवेदन भी जो है इनकी ओर से, इनके नेताओं की ओर से, इनके मंत्रियों की ओर से अब तक आया नहीं, अब तक सुनने देखने को मिला नहीं है। इस बारे में जो डॉक्टर ने कहा, जो इसके ट्रीटमेंट कर रहे थे उस बच्ची की, वो पहले आप सुन लें।
આજે બપોરે 2ની આસપાસ દર્દીને કાર્ડિયાક એરેસ્ટનો પ્રથમ હુમલો આવ્યો, પરંતુ અમારી નિષ્ણાતોની ટીમ અહીંયા હાજર જ હતી. તેઓ લોકોએ ઘનિષ્ઠ સારવાર આપી, જેથી દર્દીને પાછું સ્ટેબલ કરી શકાયું હતું. પરંતુ ત્યારબાદ 4:15ની આસપાસ બીજો કાર્ડિયાક એરેસ્ટ આવ્યો, કાર્ડિયાક હુમલો, જેમાં અમારા ડૉક્ટર્સની ટીમે પૂરેપૂરી કોશિશ કરી, પરંતુ દર્દીને અમે બચાવી શક્યા નથી અને 6:15 અમે મરણ જાહેર કરેલ છે. હાલમાં હવે કાયદાકીય રીતે જે બી પોસ્ટમોર્ટમ અને આગળની કાર્યવાહી હશે એ થશે. डॉक्टर ने गुजराती में बात कही, लेकिन यही कहा था कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन 2 बार कार्डियक अरेस्ट हुआ और पूरी कोशिश के बावजूद बच्ची को हम बचा नहीं पाए। चैतर वसावा, जो कि वहां के आदिवासी बहुत ही जुझारू विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी अपनी बात इस पर रखी. ये आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं. झगड़े दुष्कर्म में भोग बननारी अपनी दीकरी छेल्ला 1 सप्ताहथी मौत सामे लड़ी रही हती અને આ જંગમાં હારીને જ્યારે એના મોતના સમાચાર સાંભળવા મળ્યા ત્યારે આપણે સૌ ખૂબ દુઃખી થયા છે. ત્યારે એમની માતા પિતા, એમના પરિવાર પર શું ગુજરતી હશે એ સંવેદના સાથે આપણે સૌએ વિચારવું પડશે. આજે છેલ્લા 10 વર્ષમાં ગુજરાતમાં આવા કેસોની સંખ્યામાં 400 ગણો વધારો થયો છે અને આવા નરાધમોને ફાંસી આપવા કે આ પરિવારને ન્યાય અપાવવા માટે પણ ઘણો વિલંબ થાય છે. આજે પોક્સો જેવા 4375 કેસો આજે કોર્ટોમાં પેન્ડિંગ છે. 2019 ઓક્ટોબરમાં સ્પેશિયલ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટો બનાવવામાં આવી ગુજરાતમાં. આ કોર્ટોમાં પણ 912 જેટલા કેસો આજે પેન્ડિંગ છે. ત્યારે આવા કૃત્ય કરનાર રાક્ષસી નરાધમોને તાત્કાલિક ધોરણે કડક સજા થાય, એમને ફાંસીની સજા થાય, એ માટે આવનારા ભવિષ્યમાં સરકાર કડક કાયદા બનાવે એવી અમે માંગ કરીએ છીએ. સાથે કોઈ પણ દીકરી સાથે આવી ઘટના નહીં જ ઘટવી જોઈએ. છતાંય કોઈ બીજા રાજ્યોમાં આવી ઘટના ઘટે છે. આપણા મુખ્યમંત્રી, ગૃહમંત્રી અને બીજા મંત્રીમંડળ એ રાજ્યોના સરકારોને સલાહ આપવા માટે બહાર આવે છે, લાંબા લાંબા ટ્વીટ કરે છે, કેન્ડલ માર્ચો તમામ વિસ્તારોમાં કાઢવામાં આવે છે. ઝઘડેની ઘટનામાં આટલા દિવસો સુધી સ્થાનિક નેતા હોય કે ગુજરાત સરકારના ગૃહમંત્રી, મુખ્યમંત્રી જે મૌન સેવ્યું છે, એ મૌન આવા કૃત્ય કરનાર લોકોને હિંમત આપતું હોય છે. એટલા માટે આવનારા ભવિષ્યમાં કડકમાં કડક કાયદા થાય અને આવા કૃત્ય કરનાર વ્યક્તિને જાહેરમાં ફાંસી મળે એવી અમે માંગ કરીએ છીએ. આપણે એક બાજુ મહિલા સુરક્ષાની વાત કરીએ છીએ, બેટી બચાવ બેટી પઢાઓની વાત કરીએ છીએ, પણ જે ગુજરાતમાં છેલ્લા 1 વર્ષમાં 648 જેવી આવી ઘટનાઓ ઘટી છે એ આપણી વરવી વાસ્તવિકતાઓ છે, જે આપણે બધાએ સ્વીકારવાની છે. અને આવનારા દિવસોમાં આવી ઘટનાઓ પર રોક કઈ રીતના લગાવાય એ બાબતે આપણે બધાએ ગંભીરતાથી વિચારવું પડશે અને એના પર નિયંત્રણ આવે એ પ્રકારની બધા જ લોકોએ આવનારા ભવિષ્યમાં પહેલ કરવી પડશે અને સરકાર આ બાબતે ગંભીરતાથી વિચારે એવી અમે માંગ કરીએ છીએ. चैतर वसावा जो गुजराती में कह रहे थे, उसका भावार्थ यही था कि जिस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस हैवानियत से भरी इस पूरी ये जो घटना घटी है उस पर जो मौन रखा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधी हुई है, ये बड़ी चिंताजनक बात है. और लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में वो बिगड़ती जा रही है. और इसको अगर ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये घटना इस तरह की बढ़ सकती है और बढ़ सकती है. और अगर और बढ़ती रही तो फिर वो जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, जो पता नहीं कौन सा फिल्मी कीड़ा उनको काटा हुआ है, वो जो डायलॉग डिलीवरी होती है ना, वो फिल्मों में उस तरह से करते हुए जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पूछे मत, वो फिर उससे बहुत शर्म आती है. मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं. ये पूरा जो इस लड़के के साथ हुआ उसका पूरा टाइमलाइन बताना चाहता हूं. ये जो बच्ची है ना, वो आप देख सकते हैं. इसके आप ये विजुअल भी देख सकते हैं. ये थोड़ा विजुअल देखते जाइए.
और पश्चात मुंह मेरी जो आवाज है वो आपको सुनाई देगी। तो वो ये है कि 16 दिसंबर को ये भरूच के झगड़िया में 10 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। उसके बाद एक विजय पासवान नाम का हैवान इस बच्ची को एक निर्जन स्थल पर लेके गया, वहां पे उस पर बलात्कार किया। भरूच के अस्पताल में जब उसको दाखिल किया गया तो पहली सर्जरी हुई। वो जो बच्ची थी छोटी, उसके मुंह में, पेट में और गुप्तांग जिसको कहते हैं प्राइवेट पार्ट में गंभीर किस्म की जो है वो चोट, इंजरी हुई थी। और भरूच के अस्पताल में कुछ इंजरीज जो है वो इलाज जो है वो सफल ना हुआ तो फिर बड़ौदा की हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, वहां पे सर्जरी हुई। उसके बाद भी बच्चे की स्थिति नाजुक बनी रही। 17 दिसंबर को सयाजी अस्पताल जो है बड़ौदा का बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां के बाल रोग विभाग में पीआईसीयू में उसको दाखिल किया गया, भर्ती किया गया। 2 डीएनए के सैंपल लिए गए। 19 दिसंबर को सयाजी अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग में सर्जरी की गई। उसका वजन और इम्यूनिटी पावर बहुत कम था, क्योंकि कुपोषित होते हैं हमारे आदिवासी के बच्चे, वैसे भी कुपोषित होते हैं, माल न्यूट्रिशन का वो भोग बने होते हैं। तो इसकी भी यही हालत थी। इसका वजन और इसकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति थी वो बहुत कम थी। तो दवाओं की जो असर होना चाहिए था वो हो नहीं रही थी। तो शरीर में फैले हुए इन्फेक्शन और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको सारवार या जो उसकी जो कहते हैं कि ट्रीटमेंट तो पूरी तरह से की गई, लेकिन वो उससे रिकवर नहीं हो पाई। सर्जरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए और 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 5:15 पर 2 बार इस बच्ची, छोटी सी जान, 10 साल की बच्ची के ऊपर 2 बार जो है कार्डियक अरेस्ट का हमला हुआ, एक तरह से हार्ट अटैक हुआ। और शाम को 6:15 को इस बच्ची ने अपनी जो इलाज उसका चल रहा था उसी के दौरान अपना दम तोड़ दिया। ये घटना हुई एक। ठीक है। अब एक बड़ी विचित्र और बहुत शर्मसार करने वाली दूसरी बात, 72 साल की एक वृद्धा, 72 साल की एक वृद्धा जो कि वही झगड़िया जो तहसील है भरूच का, उसके एक गांव है आमोद गांव, अमोद नाम का एक गांव है, वहां पे वो रहने वाली थी। उस पर 35 साल के एक नराधम ने, एक हैवान ने बलात्कार किया। हुआ ये है, अब ये बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे आपको बताएं, लेकिन ये हुआ है। ये है कि इस अपराधी ने, इस पर तो केस चल चुका है। ये जो व्यक्ति है, इस वृद्धा पर बलात्कार का आरोपी, वो जो उसका नाम है शैलेश। और शैलेश जो है उसने, भाई साहब, मैं तो उसको समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन ऐसा कर सकता है। लेकिन ये शैलेश नाम का जो व्यक्ति है, शैलेश राठौड़, जिसने इस 72 साल की वृद्धा पर बलात्कार किया, वो इसी वृद्धा पर इससे पहले भी जो है वो 2 बार बलात्कार कर चुका है। 72 साल की, उसकी मां से भी शायद ज्यादा उम्र की महिला, उस पर उससे पहले 2 बार बलात्कार कर चुका है। ठीक है। बताया यही जा रहा है कि भरूच जिले के झगड़िया के अमोद गांव में, अमोद तालुका भी बनता है, एक गांव है, उसकी उसके खेत में एक छोटा सा झोंपड़ा बना के रहने वाली एक 72 साल की वृद्धा को ये शैलेश राठौड़ नाम के भेड़िए ने 15 दिसंबर की शाम को उस झोंपड़े में जबरदस्ती प्रवेश करके उस पर बलात्कार किया। उसके बाद 22 दिसंबर को फिर से शाम के 6 बजे के आसपास उसने जो है उसी वृद्धा को जबरदस्ती जो है बाहर खींच के खेत में लेके गया वो, और वहां फिर से उस पर बलात्कार किया। और अगर धमकी दी कि अगर ये किसी को बताया तो तुमको जान से मार देंगे। ठीक है। और ये धमकी देके वो भाग गए। उसके बाद फिर इस वृद्धा ने अमोद पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार करने की भी कहानी मैं आपको बताता हूं कैसे वो गिरफ्तार हुआ। ठीक है। डीवाईएसपी साहब जो है वहां के, उनका ये कहना है, जम्मू सर के डीवाईएसपी है पीएल चौधरी, मैं बताऊंगा, उनकी भी बात सुनाऊंगा।
पीएल चौधरी कह रहे हैं कि इसी आरोपी ने 1.5 साल पहले इसी वृद्धा के ऊपर बलात्कार किया था, दुष्कर्म किया था। उस समय भी उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उस केस में वो जेल में था, अंदर था वो, और उसको अभी अभी जमानत मिली थी। वो छूट के जेल से बाहर आया था जमानत पे, और फिर से उसने जो है उस वृद्धा पर और 2 बार जो है वो बलात्कार किया। और उसके बाद पुलिस ने इसको जो है तुरंत तत्काल रूप से पकड़ने के लिए क्या किया, ये आपको दृश्य दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये ड्रोन से उसको सर्वेलेंस उस पर किया गया पूरे इलाके में। वो जो पूरा जंगल और खेत ये इसका इलाका है, ड्रोन से इस पर जो है सर्वेलेंस किया गया और उसको जो है मतलब पूरी तरह से मतलब एक ड्रोन, ये आपको तो एक ही ड्रोन दिख रहा है, लेकिन और एक से ज्यादा ड्रोन से इसको जो है पूरे इलाके में खोजा गया। और जब उसको खोजा गया उसके बाद जब पता चला पुलिस को, तो पुलिस ने जाके फिर इसको धर दबोचा और उसके बाद फिर जो है उसको कस्टडी में लिया गया। तो इस तरीके से ड्रोन की मदद लेते हुए पुलिस ने इस अपराधी को दबोचा। इसके बाद इसको जो है पेश किया गया पहले मीडिया के सामने और उसके बाद फिर कोर्ट में पेश कर दिया गया। ये भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद डीवाईएसपी साहब ने ये जो बात कही अपनी, ये भी आपको सुना दूं मैं। આમોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલે એક દુષ્કર્મનો જે ગુનો નોંધાયેલ હતો, તે ગુનાનો જે તોમતદાર છે શૈલેષ જગદીશભાઈ રાઠોડ, નવો નાસ્તો ફરતો હોય, જે અનુસંધાને ભરૂચ જિલ્લા એલસીબી, એસઓજી, આમોદ પોલીસ સ્ટેશનની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવેલી હતી। તે ટીમો મારફતે આરોપીની તપાસ ચાલુ કરેલ હતી, જેમાં ડ્રોન કેમેરાનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવેલો હતો। ગામના લોકોની પણ મદદ લેવામાં આવેલી હતી। આ દરમિયાન આ ગામનો જે તોમતદાર છે એને એલસીબી ટીમને માહિતી મળેલ કે કેરવાડા ગામની સીમમાં ફરે છે। તે આધારે ભરૂચ એલસીબી પોલીસની ટીમ ત્યાં જઈ સદર આરોપીને તાત્કાલિક પકડી લીધેલો હતો અને આ ગુનાને કામે આરોપીને અટક કરવામાં આવેલ છે। આમ ભરૂચ જિલ્લા એલસીબી ટીમ તથા ભરૂચ પોલીસ તરફથી આરોપીને ટૂંક સમયમાં જ આ ગુનાના કામે પકડીને એને ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। આ ગુનામાં જે તોમતદાર છે એનો વિરુદ્ધ વધુમાં વધુ સખત પુરાવા મેળવી અને ટૂંક સમયમાં ચાર્જશીટ કરવામાં આવશે। गुजराती में कहा वो वही था जो मैंने आपको हिंदी में बताया कि किस तरह से पुलिस ने जो है वो 3 टीम बनाई और ड्रोन का सहारा लिया और जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग, उनका भी सहारा लिया और तुरंत इस आदमी को पकड़ लिया। सवाल ये बनता है कि अच्छा 10 साल में ये बताया जा रहा है कि कुछ 4000 से ज्यादा पोक्सो के तहत जो केस रजिस्टर हुए हैं गुजरात में, वो भी पेंडिंग है। ये कैसे हो सकता है? तरफ आप कहते हैं कि हम तो फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाते हैं, हम तुरंत फटाफट से जो है वो पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं, तो 4000 से ज्यादा आप पोक्सो समझते हैं ना? पोक्सो मतलब कि जो 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 बालिग नहीं है, जो नाबालिग है, नाबालिग के साथ अगर कोई दुष्कर्म होता है तो वहां पोक्सो एक्ट लगता है और बड़ा जघन्य ये जघन्य अपराध माना जाता है। तो वो भी अगर 4000 से ऊपर वो केस पेंडिंग है, तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस के काम की रफ्तार, न्याय प्रणाली, न्यायपालिका और उसके काम की रफ्तार, और उस सबसे ऊपर हमारी जो गुजरात की सरकार है उसकी वो पॉलिटिकल विल कितनी कमजोर है कि ऐसे जघन्य अपराध के भोग बने हुए बच्चियों का भी वो उनको जल्दी न्याय मिले, उस बारे में शायद कुछ कर नहीं पा रही है। यही बताना था आपको आज सुबह सुबह। वैसे मैं ऐसी खबरें बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है, दिन थोड़ा पॉजिटिवली शुरू हो जाए तो अच्छी बात होती है, लेकिन अब जो है तो है, ये बताना था, आप तक पहुंचाना जरूरी था कि ये हाल है हमारा अभी, हमारे प्रदेश का, और दुख की बात है, लेकिन क्या करें, यही है। बस यही था भाई, यही रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।